दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत दोस्तों हम लोग विविध और करंट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी सभी सब्जेक्टों को जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी और दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब विविध से संबंधित यानी कि मिसलेनियस से संबंधित प्रश्नों को हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सावधानी पूर्वक कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 2023 के प्रश्नों को हम लोगों ने दोस्तों स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हम लोगों ने लगभग 12 प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम 13 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा 13वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक 13वें नंबर प्रश्न को करेंगे, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे सारे प्रश्न। चलिए देखते हैं दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह या मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है 13वां नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह या मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। ठीक है, फिर देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन या नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर जो मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जापान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि विश्व में जो संचालित मार्ग निर्देशन या नेविगेशन प्रणालियां हैं उनमें देखिए अमेरिका की है दोस्तों हमारी जीपीएस। क्या है, जो जीपीएस जिसको दोस्तों हम लोग कहते हैं जियो पोजीशनिंग सिस्टम, यह हमारी है अमेरिका की। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारी रूस की जो ग्लोनास है, रूस की है दोस्तों ग्लोनास। यूरोपीय संघ की है दोस्तों गैलीलियो। क्या है, यूरोपीय संघ की है दोस्तों गैलीलियो। ठीक है, और चीन की है दोस्तों बेडऊ। ठीक है, चीन की है बेडऊ। भारत की है दोस्तों नाविक। जापान की है QZSS। ठीक है, जापान की है QZSS। अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को एक बार और देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास दोस्तों अपनी उपग्रह या मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ऑप्शन डी जापान। और व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व में संचालित जो मार्ग निर्देशन या नेविगेशन प्रणालियां हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों वह है हमारी अमेरिका की जीपीएस, जिसे हम दोस्तों जियो पोजीशनिंग सिस्टम भी कहते हैं। अमेरिका की जीपीएस हो गई, फिर दोस्तों हमारी भारत की नाविक हो गई, रूस की हो गई दोस्तों ग्लोनास, जापान की हो गई QZSS जो कि हमारा प्रश्न का आंसर भी है, यूरोपीय संघ की गैलीलियो हो गई और चीन की हो गई दोस्तों बेडऊ। ठीक है, रूस की हो गई ग्लोनास, यूरोपीय संघ की हो गई गैलीलियो, चीन की हो गई बेडऊ और अमेरिका की हो गई जीपीएस, भारत की नाविक और जापान की QZSS। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, जो कि हो जाएगा हमारा जापान। ठीक है, चलिए 2023 में पूछे गए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे 2023 में पूछा गया 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कथन कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन पहला दिया गया है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का क्या करता है दोस्तों, निष्कर्षण करता है। ठीक है, कथन सेकंड कह रहा है, देखिएगा कि भारत को दोस्तों अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व में भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। ठीक है, फिर से पढ़िएगा, कह रहा है कथन फर्स्ट कि हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। और कथन सेकंड कह रहा है कि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व में भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की क्या है दोस्तों, जरूरत है। ऑप्शन दिए गए हैं कि उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों कथन 1 सही है किंतु कथन 2 हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या आंसर इसका हम लोगों ने मार्क किया, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न एक बार और देखेंगे। देखिए,
कथन जो हमारा सही है वह है कथन फर्स्ट दोस्तों, याद रखिएगा, जबकि कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो कथन फर्स्ट फिर से पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 है, इसके अनुसार दोस्तों भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह हमारा बिल्कुल सही कथन दिया गया है। ठीक है, जबकि कथन सेकंड हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि भारत जो है वह विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। ठीक है, कह रहा है कि विश्व बैंक के अनुसार यह प्रतिवर्ष अनुमानित दोस्तों 230 क्यूबिक किलोमीटर वैश्विक कुल के 1/4 से अधिक भूजल का उपयोग करता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है और विश्व बैंक के अनुसार यह प्रतिवर्ष अनुमानित 230 क्यूबिक किलोमीटर वैश्विक कुल के 1/4 से अधिक भूजल का उपयोग करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। ठीक है, फिर देखिएगा 60% से अधिक दोस्तों सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। कह रहा है कि अविश्वसनीय एवं अपर्याप्त सार्वजनिक जल आपूर्ति के कारण शहरी निवासी भूजल पर निर्भर हैं, क्योंकि 89% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि 60% से अधिक सिंचित कृषि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर है। अविश्वसनीय एवं अपर्याप्त सार्वजनिक जल आपूर्ति के कारण शहरी निवासी दोस्तों भूजल पर निर्भर हैं, क्योंकि 89% भूजल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कथन फर्स्ट हमारा सही था, जबकि कथन सेकंड हमारा बिल्कुल गलत दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 15वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों 15वें नंबर प्रश्न को। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो दोस्तों दशकों से गृह कला और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़ेंगे फिर। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश हमारा दशकों से दोस्तों गृह कला और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो 15वें नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सोमालिया। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दोस्तों दशकों से गृह कला और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमालिया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या पढ़ते हैं, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक इस प्रश्न की व्याख्या को। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि सोमालिया दोस्तों दशकों से क्या है, गृह युद्ध और खाद्य संकट से जूझ रहा है और हाल के पिछले दिनों में यह अति गंभीर और दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल देखिए, कह रहा कि सोमालिया दशकों से गृह युद्ध और खाद्य संकट से जूझ रहा और हाल के पिछले दिनों में यह अति गंभीर और दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि सोमालिया दोस्तों लंबे समय तक सूखे, संघर्ष, विस्थापन और असुरक्षा से प्रभावित रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का सामना करना पड़ा है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि सोमालिया लंबे समय तक सूखे, संघर्ष, विस्थापन और असुरक्षा से प्रभावित रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का सामना करना पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि वर्ष 2021 में सोमालिया को पिछले 25 वर्षों की तुलना में गंभीर रूप से रेगिस्तानी टिड्डे के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिसने दोस्तों खाद्य सुरक्षा और आजीविका को और संकट में डाल दिया। ठीक है, फिर देखिएगा कि वर्ष 2021 में सोमालिया को पिछले 25 वर्षों की तुलना में गंभीर रूप से रेगिस्तानी टिड्डे के प्रकोप का सामना करना पड़ा, जिसने खाद्य सुरक्षा और आजीविका को और संकट में डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि रिपोर्ट में खाद्य संकट का सामना कर रहे अन्य देशों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि दोस्तों इथोपिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, यमन हो गया, अफगानिस्तान हो गया और सीरिया आदि हो गया। ठीक है, फिर देखिएगा, रिपोर्ट में खाद्य संकट का सामना कर रहे अन्य देशों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि इथोपिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, यमन हो गया, अफगानिस्तान और सीरिया आदि हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2022 के प्रश्नों की तरफ। 2023 में पूछे गए 15 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। व्याख्या भी दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे 2022 में पूछे गए प्रश्नों को। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं हमारे 2022 में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए 2022 में जो पहला प्रश्न पूछा गया उसको देखिएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी कि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। और फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करती है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन ए जो दिया गया है दोस्तों, केवल थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे सही नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यानी कि यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट गलत है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिएगा कि पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। जबकि थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकलन करती है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि केवल थर्ड पॉइंट हमारा इस संदर्भ में सही दिया गया है। व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है। व्याख्या हमारी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे इस प्रश्न की व्याख्या, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में दोस्तों एक प्रत्यय समिति नियुक्त की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में एक प्रत्यय समिति दोस्तों यानी कि क्रेडेंशियल कमेटी नियुक्त की जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा। इसमें दोस्तों 9 सदस्य होते हैं जिन्हें दोस्तों क्या करते हैं, यूएनजीए अध्यक्ष के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा कि इसमें दोस्तों क्या है, 9 सदस्य होते हैं जिन्हें दोस्तों यूएनजीए अध्यक्ष के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि समिति दोस्तों प्रतिनिधियों की साख पर विधानसभा को क्या करती है दोस्तों, रिपोर्ट करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि समिति प्रतिनिधियों की साख पर दोस्तों विधानसभा को रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रतिनिधियों की साख और प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम महासचिव को प्रस्तुत किए जाते और या तो राज्य या सरकार के प्रमुख या विदेश मामलों के मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा प्रतिनिधियों की साख और प्रत्येक सदस्य राज्य के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम महासचिव को प्रस्तुत किए जाते और या तो राज्य या सरकार के प्रमुख या विदेश मामलों के मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि समिति के लिए सदस्य दोस्तों राज्यों के प्रतिनिधियों की साख की जांच करना और उस पर दोस्तों महासभा को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। अतः कथन थर्ड हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि आमतौर पर समिति की बैठक नवंबर में होती है, दिसंबर में आम सभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अतः कथन सेकंड भी हमारा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि आमतौर पर दोस्तों समिति की बैठक नवंबर में होती है, दिसंबर में आम सभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अतः कथन सेकंड भी हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन ए, केवल थर्ड पॉइंट सही था, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। व्याख्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यूएन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि तीनों ही कथन इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। फिर देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अंतर सरकारी संगठन हमारे यूनाइटेड नेशन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक बार और पढ़ लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है यूनाइटेड नेशन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि अंतर सरकारी संगठन
यूएन महासभा में प्रेक्षक की स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन महासभा में अस्थायी प्रेक्षक यूनाइटेड नेशन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। तो तीनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे, क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की व्याख्या, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है दोस्तों हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य राज्य जो एक या अधिक विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं स्थायी पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा संयुक्त राष्ट्र के दोस्तों गैर सदस्य राज्य जो एक या अधिक विशिष्ट एजेंसियों के सदस्य हैं स्थायी पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड क्या है दोस्तों हमारा सही है। फिर देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य संस्थाओं को स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दे सकती है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड क्या है दोस्तों हमारे बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि एक स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा विशुद्ध रूप से अभ्यास पर आधारित होता है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा कि एक स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा विशुद्ध रूप से अभ्यास पर आधारित होता है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है। देखिएगा इस प्रणाली की शुरुआत दोस्तों वर्ष 1946 में हुई जब महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में स्विस सरकार के पद को स्वीकार किया। फिर देखिएगा इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1946 में हुई जब महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में स्विस सरकार के पद को स्वीकार किया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि धीरे धीरे कुछ राज्यों द्वारा पर्यवेक्षकों को आगे रखा गया जो बाद में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। इनमें दोस्तों ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इटली और जापान शामिल थे। और कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 10 सितंबर 2002 को स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। फिर देखिएगा कि धीरे धीरे कुछ राज्यों द्वारा पर्यवेक्षकों को आगे रखा गया जो बाद में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। इनमें दोस्तों ऑस्ट्रिया था, फिनलैंड था, इटली और जापान। कह रहा है कि 10 सितंबर 2002 को स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। कह रहा है कि स्थायी पर्यवेक्षकों के पास दोस्तों अधिकांश बैठकों और प्रासंगिक दस्तावेजों तक निःशुल्क पहुंच होती है। फिर देखिएगा कि स्थायी पर्यवेक्षकों के पास अधिकांश बैठकों और प्रासंगिक दस्तावेजों तक निःशुल्क पहुंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी दोस्तों महासभा के कार्य और वार्षिक सत्रों में पर्यवेक्षक हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कि कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महासभा के कार्य और वार्षिक सत्रों में पर्यवेक्षक हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि स्थायी पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के सत्रों और कार्यों में भाग ले सकते और मिशनों को क्या है दोस्तों जारी रख सकते। अतः कथन थर्ड भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि स्थायी पर्यवेक्षक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा के सत्रों और कार्यों में भाग ले सकते हैं और मिशनों को जारी रख सकते हैं। अतः कथन थर्ड भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2022 में पूछा गया तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से दोस्तों क्या है प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, कह रहा है चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा कि सेंकाकू द्वीप विवाद दोस्तों चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या देखिएगा इस प्रश्न की क्या कह रहा है। व्याख्या हमारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। पहला पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है कि सेंकाकू द्वीप कृत्रिम द्वीप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक द्वीप है और यह 8 निर्जन द्वीपों का एक समूह है। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि सेंकाकू द्वीप हमारा कृत्रिम द्वीप नहीं बल्कि एक प्राकृतिक द्वीप है दोस्तों। ठीक है, और यह 8 निर्जन द्वीपों का एक समूह है। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों कि सेंकाकू द्वीप विवाद हमारा चीन और जापान के बीच ज्ञात निर्जन
द्वीपों के एक समूह पर क्षेत्रीय विवाद से संबंधित है। जापान और चीन दोनों ही इन द्वीपों के स्वामित्व का दावा करते। सेंकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है, अतः कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि सेंकाकू द्वीप विवाद दोस्तों चीन और जापान के बीच ज्ञात हमारा निर्जन द्वीपों के एक समूह पर क्षेत्रीय विवाद से संबंधित है और जापान और चीन दोनों ही इन द्वीपों के स्वामित्व का दावा करते हैं। सेंकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। जगह याद रखिएगा कि दोस्तों यह हमारा चीन और जापान के बीच निर्जन द्वीपों का एक विवाद है, ठीक है। और यह दोस्तों द्वीप हमारा जो है यह याद रखिए पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 2022 में पूछे गए आगे के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो आगामी परीक्षा हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इसलिए सारे प्रश्नों को भी आप लोग देखते चलिए, साथ ही साथ दोस्तों कौन से ऑप्शन सही है उनके साथ व्याख्या को भी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ठीक है। क्योंकि प्रश्न ही दोस्तों यूपीएससी में फैक्ट रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या को आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका ने सेंकाकू द्वीप पर अस्थायी क्या है सैन्य ठिकाने स्थापित नहीं किए, लेकिन अमेरिका और जापानी सैन्य बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, अतः कथन थर्ड हमारा सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि अमेरिका ने सेंकाकू द्वीप पर अस्थायी सैन्य ठिकाने स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन अमेरिका और जापानी सैन्य बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, अतः कथन थर्ड हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, सेंकाकू द्वीप के बारे में क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सेंकाकू द्वीप के संबंध में नो मैंस लैंड जैसा कोई फैसला नहीं दिया है, अतः कथन फोर्थ हमारा सही नहीं है। फिर पढ़िएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सेंकाकू द्वीप के संबंध में नो मैंस लैंड जैसा कोई फैसला नहीं दिया, अतः कथन फोर्थ हमारा सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। और याद रखिएगा सेंकाकू द्वीप विवाद दोस्तों हमारा चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में है, ठीक है। चलिए देखेंगे 2021 में पूछे गए प्रश्न की तरफ क्या कह रहा है। 2021 में पूछा गया प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पहला पॉइंट, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, जो कि 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। और सेकंड कह रहा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई है कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था ऑप्शन बी, हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। और सेकंड कह रहा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट कथन हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 17 नवंबर 1999 को क्या है, 17 नवंबर 1999 को पहली बार दोस्तों यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अपने प्रस्ताव 56/262 द्वारा अपना लिया गया, अतः कथन एक हमारा गलत है। प्रश्न में दोस्तों यूनिसेफ दिया गया है, जबकि याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था, ना कि यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि 17 नवंबर 1999 को पहली बार दोस्तों यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। इसे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अपने प्रस्ताव 56/262 द्वारा अपना लिया गया, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 17 नवंबर 1999 को पहली बार दोस्तों यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अपने प्रस्ताव 56/262 द्वारा अपना लिया गया, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों गलत है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि 7 मई 1954 को मुस्लिम लीग के समर्थन से पाकिस्तान की संविधान सभा ने बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया और 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान में अनुच्छेद 214(1) में उर्दू के साथ बांग्ला भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था, अतः कथन सेकंड सही है, अतः विकल्प बी हमारा क्या है बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा कि 7 मई 1954 को मुस्लिम लीग के समर्थन से पाकिस्तान की संविधान सभा ने बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया और 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान में अनुच्छेद 214(1) में उर्दू के साथ बांग्ला भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया गया था, अतः कथन सेकंड हमारा सही है, अतः विकल्प
बी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे 2021 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2021 में पूछा गया दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पढ़िएगा, कथन एक क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यानी कि यूएनसीडीएफ और दोस्तों आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है, ठीक है। पढ़िएगा क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यूएनसीडीएफ और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है, ठीक है। फिर पढ़िएगा, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि यानी कि यूएनसीडीएफ और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। और सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, कथन फर्स्ट हमारा गलत दिया गया है, जबकि कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है, ठीक है। तो कथन सेकंड क्या है दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि कथन फर्स्ट हमारा याद रखिए गलत है, ठीक है। कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है, ठीक है। देखिएगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा प्रश्न का ऑप्शन हमारा सही होगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा, ठीक है। देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें जो बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि जो कथन फर्स्ट दिया गया है वह हमारा बिल्कुल गलत है, कथन सेकंड हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि हैदराबाद दोस्तों भारत का वह एकमात्र शहर है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 वर्ष के लिए 2020 विश्व के वृक्ष नगर के रूप में दोस्तों मान्यता दी गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि हैदराबाद भारत का वह एकमात्र शहर है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 वर्ष के लिए 2020 विश्व के वृक्ष नगर के रूप में मान्यता दी गई है। फिर से देखिएगा कि हैदराबाद भारत का वह एकमात्र शहर है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 वर्ष के लिए 2020 विश्व के वृक्ष नगर के रूप में मान्यता दी गई। हैदराबाद को 63 देशों के 119 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्रदान की गई है और स्वस्थ और खुशहाल नगरों के निर्माण में नगरीय वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए इन्हें वृक्ष नगर की यानी कि दोस्तों ट्री सिटी की मान्यता दी गई है। और ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम इस सूची में अधिकतम नगरों वाले देश हैं, जिनमें दोस्तों क्रमशः 38, 15 और 11 नगर हैं। अतः कथन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि हैदराबाद दोस्तों भारत का वह एकमात्र शहर है जिसे आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 वर्ष के लिए 2020 विश्व के वृक्ष नगर के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद को 63 देशों के 119 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्रदान की गई। स्वस्थ और खुशहाल नगरों के निर्माण में नगरीय वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए इन्हें वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम इस सूची में अधिकतम नगरों वाले देश हैं, जिनमें दोस्तों क्रमशः 38, 15 और 11 नगर हैं। अतः कथन डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिएगा 2021 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे 2021 में पूछा गया तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, अब तक यह पुरस्कार दोस्तों अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। और थर्ड हमारा कह रहा है दोस्तों कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए दोस्तों लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार यानी कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड
पार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिएगा कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड कथन हमारे इस संदर्भ में बिल्कुल सही दिए गए हैं। यानी कि जो पहला कथन कह रहा है कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार के संदर्भ में यह पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी हमारे टाइगर वुड्स इस पुरस्कार के सर्वप्रथम विजेता थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार का आयोजन पहली बार दोस्तों 2000 में किया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों 6 श्रेणियों यानी कि पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, फिर कह रहा है टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार का आयोजन दोस्तों पहली बार 2000 में किया गया था और इसके अंतर्गत दोस्तों 6 श्रेणियों यानी कि हमारा दोस्तों पुरुष खिलाड़ी, फिर है दोस्तों महिला खिलाड़ी, फिर है दोस्तों हमारा टीम, फिर है दोस्तों ब्रेक थ्रू, फिर है दोस्तों कमबैक और फिर है दोस्तों एक्शन। ठीक है, में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2000 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए लॉरियस खेल पुरस्कार गोल्फ टाइगर वुड्स ने जीता था। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वर्ष 2000 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए लॉरियस खेल पुरस्कार गोल्फ टाइगर वुड्स ने जीता था, गोल्फर टाइगर वुड्स ने जीता था। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, सही है। कह रहा है कि अब तक वितरित किए गए 21 पुरस्कारों में से अधिकतर दोस्तों लॉन टेनिस के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि अब तक वितरित किए गए 21 पुरस्कारों में से अधिकतर लॉन टेनिस के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अब तक यह सर्वाधिक 5 बार यह पुरस्कार जीता। अतः कथन थर्ड सही है। विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर देखिएगा कि लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार का आयोजन पहली बार 2000 में किया गया था और इसके अंतर्गत 6 श्रेणियों पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, टीम, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन में पुरस्कार दिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि वर्ष 2000 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए लॉरियस खेल पुरस्कार दोस्तों गोल्फर टाइगर वुड्स ने जीता था। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, सही है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि अब तक वितरित किए गए 21 पुरस्कारों में से अधिकतर दोस्तों लॉन टेनिस के खिलाड़ियों ने जीते हैं। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अब तक सर्वाधिक 5 बार यह पुरस्कार जीता। अतः कथन थर्ड हमारा सही है। विकल्प सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 2021 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2021 में पूछा गया चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य है एक नई दुनिया, यानी कि अ न्यू वर्ल्ड है। ठीक है, फिर देखिएगा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य है एक नई दुनिया, यानी कि दोस्तों अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य है एक नई दुनिया, यानी कि अ न्यू वर्ल्ड। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि इस ओलंपिक में दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। फिर देखिएगा कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य है एक नई दुनिया, यानी कि अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि इस ओलंपिक में दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग, फिर कह रहा है सर्फिंग, फिर कह रहा है स्केट बोर्डिंग, फिर कह रहा है कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि इसका जो सेकंड पॉइंट दिया गया है वह सही है, फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा है कि इस ओलंपिक में दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यह बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में गलत दिए गए हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे और व्याख्या देखेंगे, दोनों ही दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है, कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं और कौन से इस प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है उसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए इस प्रश्न के ऑप्शन को हम देखते हैं और व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों।
चलिए, तो ऑप्शन को हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या पढ़िए। कह रहा है कि 2021 में टोक्यो में आयोजित किए गए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है? 2021 में टोक्यो में आयोजित किए गए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड बाई इमोशन इसका आदर्श वाक्य था, ना कि दोस्तों क्या एक नई दुनिया। ठीक है, देखिए फिर कह रहा है कि यह आदर्श वाक्य दोस्तों विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने की खेल की शक्ति पर जोर देता है और उनके लिए इस तरह से जुड़ना और जश्न मनाना संभव बनाता जो उनके दोस्तों मतभेदों से परे हो। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि 2021 में टोक्यो में आयोजित किए गए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाई इमोशन। यह आदर्श वाक्य दोस्तों विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने की खेल की शक्ति पर जोर देता है और उनके लिए इस तरह से जुड़ना और जश्न मनाना संभव बनाता है जो उनके मतभेदों से परे हो। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इस ओलंपिक में दोस्तों कुल 6 नए खेल, जिसमें दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, सॉफ्ट बॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, कराटे तथा स्केट बोर्डिंग शामिल किए गए। अतः कथन सेकंड हमारा सही है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा कि इस ओलंपिक में दोस्तों कुल 6 नए खेलों, जिसमें दोस्तों स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, ठीक है, फिर दोस्तों हमारा सर्फिंग हो गया, फिर हमारा सॉफ्ट बॉल हो गया, फिर बेसबॉल हो गया, कराटे तथा स्केट बोर्डिंग शामिल किए गए थे। अतः कथन सेकंड हमारा सही है। विकल्प बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे 2021 में पूछे गए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2021 में पूछा गया 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया 5वां प्रश्न, देखिएगा। देखिए कह रहा है दोस्तों कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है हमारा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाता। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि न्यूजीलैंड का स्थान दोस्तों इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ठीक है, फिर देखिएगा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं? तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोनों ही कथन हमारे इस संदर्भ में गलत दिए गए थे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में क्या दोस्तों अधिक मैच जीते। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। देखिएगा क्या कह रहा है, इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की व्याख्या। पढ़िएगा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा प्रतिस्पर्धित पॉइंट्स की तुलना में जीते गए पॉइंट्स के प्रतिशत के आधार पर किया गया था। इसी आधार पर 2019-2021 के बीच टेस्ट सीरीज खेलने वाली टीमों की रैंकिंग तैयार की गई थी। टूर्नामेंट के अंत जून 2021 में रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थानों पर रही टीमों के बीच फाइनल खेला गया। उदाहरण, भारत ने संपूर्ण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 720 पॉइंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसमें से उसने दोस्तों 520 पॉइंट्स अर्थात 72.2% पॉइंट्स जीते और रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए फाइनल में जगह बनाई। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, सही नहीं है। फिर देखिएगा कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा दोस्तों प्रतिस्पर्धित पॉइंट्स की तुलना में जीते गए पॉइंट्स के प्रतिशत के आधार पर किया गया था। इसी आधार पर 2019 से 2021 के बीच टेस्ट सीरीज खेलने वाली टीमों की रैंकिंग तैयार की गई थी। टूर्नामेंट के अंत जून 2021 में रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थानों पर रही टीमों के बीच फाइनल खेला गया। उदाहरण, भारत ने संपूर्ण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल 720 पॉइंट्स के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसमें से उसने 520 पॉइंट्स अर्थात 72.2 यानी कि 72.2% पॉइंट्स जीते और रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए फाइनल में जगह बनाई। अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिएगा। उल्लेखनीय है दोस्तों कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7 मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने इसी दौरान 11 मैच जीते थे। फिर पढ़िएगा
उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7 मैच जीते थे, जबकि इंग्लैंड ने इसी दौरान 11 मैच जीते थे। परंतु चूंकि न्यूजीलैंड द्वारा कुल प्रतिस्पर्धित पॉइंट्स में से 70% जीते गए थे, जबकि इंग्लैंड ने केवल 64.1% पॉइंट जीते थे, इसी आधार पर न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था। अतः कथन सेकंड सही नहीं है। विकल्प डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि उल्लेखनीय है कि न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7 मैच जीते, जबकि इंग्लैंड ने इसी दौरान 11 मैच जीते। परंतु चूंकि न्यूजीलैंड द्वारा प्रतिस्पर्धित पॉइंट्स में से 70% जीते गए थे, जबकि इंग्लैंड ने केवल 64.1% पॉइंट जीते थे, और इसी आधार पर न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था। अतः कथन सेकंड सही नहीं है। इसीलिए प्रश्न का विकल्प हम लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया था, यानी कि प्रश्न में दिए गए दोनों ही पॉइंट हमारे गलत दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2020 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या पूछे गए हमारे 2020 में जो प्रश्न, उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 2020 में पूछे गए प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, चलिए कह रहा दोस्तों कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, फिर देखिएगा कि भारत में दोस्तों पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कि डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़िएगा कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता। तो ऑप्शन ए डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगकर्ता द्वारा आंकड़ों अथवा धन को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप में क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का प्रयोग कर एक सुरक्षित माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित व्यवस्था के अंतर्गत उपयोगकर्ता द्वारा आंकड़ों अथवा धन को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप में क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का प्रयोग कर एक सुरक्षित माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता। अतः विकल्प ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया था। देखिएगा दूसरा प्रश्न हमारा 2020 में जो पूछा गया है उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन और उससे संबंधित विषय। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अल्मा आटा जो घोषणा है वह लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, जो हेग समझौता है वह जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से संबंधित है। और जो कह रहा है कि तलानुमा संवाद है दोस्तों वह वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और जो अंडर 2 गठबंधन है दोस्तों वह हमारा बाल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से युग्म हमारे बिल्कुल सही सुमेल हैं। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड कथन हमारे बिल्कुल सही सुमेल दिए गए हैं। यानी कि जो कह रहा है कि अल्मा आटा घोषणा है वह लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। और जो हेग समझौता कह रहा है कि जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हेग समझौता हमारा जैविक एवं रासायनिक शस्त्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि तलानुमा संवाद हमारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि तलानुमा संवाद हमारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अंडर 2 गठबंधन हमारा बाल अधिकार, तो यह पॉइंट हमारे बिल्कुल गलत दिए गए हैं। ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि दोस्तों हमारे सेकंड और फोर्थ पॉइंट बिल्कुल गलत दिए गए हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन और उनसे संबंधित विषय। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि अल्मा आटा घोषणा हमारा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र, तो यह भी पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि तलानुमा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। और जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अंडर सेकंड गठबंधन बाल अधिकार, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। तो सेकंड और फोर्थ हम गलत मार्क करेंगे, फर्स्ट और थर्ड सही मार्क करेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिएगा क्या कह रहा है इस पॉइंट का। ठीक है, व्याख्या हमारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में भी ये घोषणे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला कह रहा है कि युग्मों का जो सही सुमेलन देखिएगा व्याख्या में दिया गया है। पहला कह रहा है कि अल्मा आटा घोषणा। ठीक है, तो कह रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है हमारा अल्मा आटा घोषणा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि अल्मा आटा घोषणा हमारा लोगों के स्वास्थ्य के देखभाल से संबंधित है। और सेकंड पॉइंट पढ़िएगा हेग समझौता, तो हेग समझौता हमारा बाल अधिकारों से संबंधित है, विशेषकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर। ठीक है, फिर देखिएगा कि हेग समझौता हमारा बाल अधिकारों से संबंधित है, विशेषकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर। ठीक है,
थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि तलानुवा संवाद, तो याद रखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है हमारा तलानुवा संवाद, ठीक है। और जो फोर्थ कह रहा है कि अंडर सेकंड गठबंधन, तो याद रखिए पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध वैश्विक सरकारों का एक समूह है अंडर सेकंड गठबंधन, ठीक है। फिर देखिएगा पहला कह रहा है कि अल्मा आटा घोषणा, तो याद रखें लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। सेकंड कह रहा है कि हेग समझौता, तो यह याद रखें बाल अधिकारों से संबंधित है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं को लेकर, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कह रहा है कि तलानुवा संवाद, तो यह भी हमारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। फिर फोर्थ जो कह रहा है कि अंडर सेकंड गठबंधन, तो याद रखें पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध वैश्विक सरकारों का एक समूह है हमारा अंडर सेकंड गठबंधन, ठीक है। फिर देखिएगा पेरिस समझौते के अनुरूप महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध वैश्विक सरकारों का एक समूह है अंडर सेकंड गठबंधन। तलानुवा संवाद है वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित। हेग समझौता है दोस्तों बाल अधिकारों से संबंधित, और अल्मा आटा घोषणा है हमारा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित, ठीक है। तो चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के दृष्टि से, तो चारों पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे 2020 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2020 में पूछा गया तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, ठीक है। कह रहा दोस्तों कि कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कच्चे तेल की, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों कच्चे तेल की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर पढ़िएगा कि कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद दोस्तों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया कच्चे तेल की, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, आगे के प्रश्न भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही साथ में व्याख्या भी दोस्तों देखते चलिए, ठीक है। चलिए देखेंगे, बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए पढ़ेंगे दोस्तों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोस्तों हमारा क्या है, यह कच्चा तेल से संबंधित है, याद रखिएगा क्रूड ऑयल से, ठीक है। तथा यह दोस्तों ब्रेंट और दुबई क्रूड के साथ तेल के मूल्य निर्धारण में मुख्य बेंचमार्क में से एक है। फिर पढ़िएगा कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल से संबंधित यानी कि क्रूड ऑयल से संबंधित है, तथा दोस्तों यह ब्रेंट और दुबई क्रूड के साथ तेल के मूल्य निर्धारण में मुख्य बेंचमार्क में से एक है, ठीक है। कह रहा है कि यह मुख्य रूप से दोस्तों टेक्सास से प्राप्त किया जाता है, और यह दुनिया में दोस्तों उच्चतम गुणवत्ता वाले तेलों में से एक है, जिसे दोस्तों परिष्कृत करना आसान है। कह रहा है कि यह न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि नाइमेक्स के तेल वायदा अनुबंध के अंतर्गत अंतर्निहित वस्तु है, और सामान्यतः दोस्तों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की तुलना ब्रेंट क्रूड से की जाती है, जो दुनिया के 2/3 तेल अनुबंधों के लिए तेल बेंचमार्क है। अतः विकल्प ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। एक बार और पढ़िएगा कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल से संबंधित है, तथा दोस्तों यह ब्रेंट और दुबई क्रूड के साथ तेल के मूल्य निर्धारण में मुख्य बेंचमार्क में से एक है। यह मुख्य रूप से दोस्तों टेक्सास से प्राप्त किया जाता है, और यह दुनिया में उच्चतम गुणवत्ता वाले तेलों में से एक है, जिसे परिष्कृत करना आसान है। यह न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि नाइमेक्स के तेल वायदा अनुबंध के अंतर्गत अंतर्निहित वस्तु है, और कह रहा है कि सामान्यतः दोस्तों वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की तुलना ब्रेंट क्रूड से की जाती, जो दुनिया के 2/3 तेल अनुबंधों के लिए बेंचमार्क है। अतः विकल्प ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए देखिएगा 2019 में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। कह रहा है कि हाल ही में हमारे देश में दोस्तों हिमालयी बिच्छू बूटी यानी कि दोस्तों जिरीडोर्निया डाइसिफोरलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि, फिर देखिएगा कि हाल ही में हमारे देश में दोस्तों हिमालय बिच्छू बूटी यानी कि दोस्तों जिरीडोर्निया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि, ठीक है। यह दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है, ठीक है। फिर देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी यानी कि दोस्तों जिरीडोर्निया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि दोस्तों यह पाया गया है कि यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की व्याख्या पढ़िएगा, क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों जिरीडोर्निया डाइवर्सिफोलिया को आमतौर पर दोस्तों हिमालयी बिच्छू बूटी या नीलगिरी बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता है। फिर पढ़िएगा
कि दोस्तों जिरीडोर्निया डाइवर्सिफोलिया को आमतौर पर हिमालयी बिच्छू बूटी या नीलगिरी बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता है। यह मुख्यतः दोस्तों खुली वन भूमि, नदी के किनारों, नेपाल में नम निवास और भारत के हिमालयी भागों जैसे दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुतायत में पाया जाता। इसका पौधा दोस्तों एक झुरमुट के रूप में बढ़ता है और प्रत्येक झुरमुट में कई तने होते। इन तनों में दोस्तों अद्वितीय गुणवत्ता का वस्तु तंत्र यानी कि टेक्सटाइल फाइबर होता है जो मजबूत, चिकना और हल्का होता। हिमालयी बिच्छू बूटी पौधे से उत्पन्न रेशों का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। कह रहा है कि हाल ही में दोस्तों हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी यानी कि जिरीडोर्निया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया कि दोस्तों ऑप्शन डी यह वस्तु तंतु का एक संधारणीय क्या है दोस्तों स्रोत है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि जिरीडोर्निया डाइवर्सिफोलिया को आमतौर पर हिमालयी बिच्छू बूटी या नीलगिरी बिच्छू बूटी के नाम से जाना जाता। यह मुख्यतः दोस्तों खुली वन भूमि, नदी के किनारों, नेपाल में नम निवास और भारत के हिमालयी भागों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बहुतायत में पाया जाता है। कह रहा है कि इसका पौधा दोस्तों एक झुरमुट के रूप में बढ़ता है और प्रत्येक झुरमुट में कई तने होते। इन तनों में दोस्तों अद्वितीय गुणवत्ता का वस्त्र तंतु यानी कि टेक्सटाइल फाइबर होता है जो मजबूत, चिकना और हल्का होता। और याद रखें कि हिमालयी बिच्छू बूटी पौधे से उत्पन्न रेशों का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2019 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, पीबीटीजीज के बारे में दोस्तों दिया गया है, ठीक है, यानी कि दोस्तों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा दोस्तों कि भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह हो, ठीक है। याद रखिएगा, इससे संबंधित काफी सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए कि भारत में दोस्तों विशिष्टता असुरक्षित जनजातीय समूह हो यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछे गए हैं प्रश्न। यहाँ देखिएगा पॉइंट पहला कह रहा है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, स्थिर या कम होती जनसंख्या दोस्तों पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। और थर्ड कह रहा है कि देश में दोस्तों अब तक 95 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और फोर्थ कह रहा है कि पीबीटीजीज की सूची में दोस्तों इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कथन हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है। पीबीटीजीज के बारे में जो जानकारी दी गई है उसको एक बार और पढ़िएगा कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखिएगा पहला पॉइंट कह रहा है कि जो हमारे पीबीटीजीज हैं दोस्तों वह देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि स्थिर या कम होती जनसंख्या पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि देश में अब तक दोस्तों 95 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और फिर कह रहा है दोस्तों हमारा देखिएगा कि पीबीटीजीज की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है कि देश में अब तक 95 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि याद रखें दोस्तों होम मिनिस्ट्री द्वारा देश में अब तक 75 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, ना कि दोस्तों 95, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसी कारण यह पॉइंट हमारा गलत है, यहाँ 95 ना होकर 75 होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि पीबीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करती हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि स्थिर या कम होती जनसंख्या पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि देश में अब तक 95 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं, तो याद रखिए दोस्तों यह गलत डाटा दिया गया है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार अब तक दोस्तों 75 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित है, ना कि 95, ठीक है। फोर्थ देखिएगा कि पीबीटीजीज की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या देखिएगा इस प्रश्न के क्या दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, व्याख्या पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या को, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या को। चलिए देखिए कह रहा है कि पीबीटीजीज यानी कि दोस्तों पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स देश के दोस्तों 18 राज्यों, याद रखिए कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर है दोस्तों हमारा तेलंगाना, बिहार, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो यूटी है वह है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करते हैं। फिर पढ़िएगा कि पीबीटीजीज दोस्तों याद रखें पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हमारे देश के 18 राज्यों, जिनमें दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार है,
फिर दोस्तों झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, फिर है दोस्तों हमारा केरल, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर है हमारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा जो एक यूटी है वह है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप, इसमें निवास करते हैं। कह रहा है कि पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंड जो है वह देखिएगा, याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। पहला मानदंड पढ़िए, कह रहा है कि अस्तित्व के लिए दोस्तों कृषि पूर्व प्रणालियों का प्रयोग करना, जैसे दोस्तों शिकार या भोजन इकट्ठा करना, ठीक है। फिर देखिएगा, अस्तित्व के लिए दोस्तों कृषि पूर्व प्रणालियों का प्रयोग करना, जैसे दोस्तों शिकार या भोजन इकट्ठा करना। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, मानदंड क्या दिया गया है कि शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, क्या है, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। फिर कह रहा है दोस्तों साक्षरता का निम्न स्तर। फिर कह रहा है कि लिखित भाषा की अनुपस्थिति, ठीक है। कह रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा देश में अब तक दोस्तों याद रखें कि 75 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए जा चुके हैं। और कह रहा है कि पीबीटीजी सूची में इर्रुलार जो कि दोस्तों तमिलनाडु और कोंडा रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना जनजातियां शामिल की गई हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि पीबीटीजीज देश के 18 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा एक संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करते हैं, ठीक है। अब पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के यहाँ मानदंड निम्नलिखित दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, अस्तित्व के लिए दोस्तों कृषि पूर्व प्रणालियों का प्रयोग करना, जैसे दोस्तों शिकार या भोजन इकट्ठा करना। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा कि शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि साक्षरता का निम्न स्तर होना चाहिए। और फोर्थ कह रहा है कि लिखित भाषा की अनुपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है हमारा कि गृह मंत्रालय द्वारा देश में दोस्तों अब तक 75 पीबीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए जा चुके हैं। और कह रहा है कि पीबीटीजीज की सूची में दोस्तों याद रखें अभी जो नवीनतम जनजातियां शामिल की गई हैं वह है हमारी इर्रुलार जो कि पाई जाती है तमिलनाडु में। और फिर देखिए दोस्तों क्या कह रही है, इर्रुलार जो कि पाई जाती है तमिलनाडु में, और कोंडा रेड्डी जो कि पाई जाती है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, जो जनजातियां अभी हाल ही में शामिल की गई हैं। और याद रखिए पीबीटीजीज की जो संख्या है वह है दोस्तों 75, जबकि प्रश्न में दिया गया था 95, इसीलिए वह पॉइंट हमारा गलत था, ठीक है। चलिए 2019 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2019 में पूछा गया तीसरा प्रश्न, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। देखिए कह रहा दोस्तों पहला पॉइंट पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसे हम कहेंगे दोस्तों यूएनसीएसी का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। फिर पढ़िएगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि यूएनसीएसी यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन अब तक का सबसे पहला विदिता दोस्तों बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कि राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य दोस्तों उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी, ठीक है। फिर देखिएगा कह रहा है कि राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों कि मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, तो इसमें जो सही कथन हम लोग मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा, याद रखिए, ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, केवल सेकंड और फोर्थ इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार और प्रश्न को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है, तो यह पॉइंट याद रखिए हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों, कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन अब तक का सबसे पहला दोस्तों विदिता बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है, देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा है हमारा थर्ड पॉइंट कि राष्ट्रपाल संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसे हम यूएनटीओसी कहेंगे, कि एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। ठीक है, तो यह पॉइंट भी दोस्तों याद रखें हमारा गलत दिया गया है। फिर हम देखेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट को, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़िएगा फोर्थ पॉइंट, देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी जिसे हम कहेंगे दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और यूएनटीओसी जिसे हम कहेंगे दोस्तों यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कह रहा है दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, यानी कि दोस्तों सेकंड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, जबकि दोस्तों बाकी हमारे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल गलत दिए गए थे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, सेकंड और फोर्थ हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट जो कह रहा है कि भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल यूएनसीएसी का नहीं बल्कि दोस्तों यूएनटीओसी का एक प्रोटोकॉल है, अतः कथन फर्स्ट हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल यूएनसीएसी का नहीं बल्कि यूएनटीओसी का एक प्रोटोकॉल है। और यूएनटीओसी क्या है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूएनटीओसी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे आगे के पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पढ़ेंगे आगे के पॉइंट को, देखिए क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यूएनटीओसी नहीं बल्कि दोस्तों यूएनसीएसी के तहत एक ऐसा विशिष्ट अध्याय समाविष्ट है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी, अतः कथन थर्ड भी हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्नगत कथनों में केवल कथन सेकेंड और फोर्थ ही सही दिए गए हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक लगातार आप लोग दोस्तों पढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षाएं आगामी पास में लगी हुई हैं। ठीक है दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।